बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम सिमुलेशन की वीडियो जो कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर आर्टिफिशियल फ़ॉल्ट किस तरह क्रिएट किया जाता है इसके ऊपर वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बड़ी बनाई है, जस्ट मैं अपनी वॉइस के साथ उसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज की अच्छी बात से आज की सिमुलेशन वीडियो का आगाज़ करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की, जो कि सिमुलेशन वीडियो है। ओके जी, तो इस वीडियो में जो हमें डिस्कस किया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आप सबसे पहले तो यहाँ पे मैटलैब को ऑन करेंगे और सिमस्केप की लाइब्रेरी जो कि सिमुलिंक कहलाती है उसके अंदर आएंगे। सिमस्केप की लाइब्रेरी जो कि सिमुलिंक आती है। जैसे ही आप सिमुलिंक को क्लिक करेंगे, ये मैटलैब के इस कहीं पे साइट पर होता है, वरना आप मैटलैब में ये स्पेलिंग लिख सकते हैं सिमुलिंक की सर्च ऑप्शन में। जैसे ही आप लिख के एंटर करेंगे या फिर कमांड विंडो में सिमुलिंक लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास वो विंडो आ जाएगी। लेकिन आसान हल यही है कि सिमुलिंक का एक ऑप्शन बना हुआ होता है मैटलैब में, आप उसे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा आपके पास, जो कि GUI बेस है। सिमुलिंक को ओपन करने के बाद उसके अंदर ये सब टूल आपको लाइब्रेरी में नज़र आएंगे, जो कि सिमस्केप के टूल को हम इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन ये सारे भी टूल बॉक्स सिमुलिंक के अंदर होंगे। सिमुलिंक के अंदर ये सारे होंगे जिनके अंदर से हमें सिमस्केप को चलाना है। ठीक है जनाब। तो सिमस्केप को चलाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, जो कि सिम पावर सिस्टम्स के ऑप्शन में है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें और ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पावर GUI को हम क्लिक करेंगे फर्दर। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे लाइब्रेरी ऑन हो जाएगी। देन ये लाइब्रेरी ओपन होने के बाद 3 फेज़ मेजरमेंट को हम ओपन करेंगे यहाँ पर। एंड देन 3 फेज़ मेजरमेंट को क्लिक करने के बाद जब आगे जाएंगे तो इसमें ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, एप्लीकेशन लाइब्रेरीज़ और दीगर चीज़ें। तो इसमें पावर GUI को हम, जैसे पहले भी मैंने रिपीट किया था, उसे क्लिक करेंगे। पावर GUI को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ग्राउंड जैसे लिया गया है, ग्राउंड पैरेलल RLC ब्रांचेस, न्यूट्रल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि हमने सिम पावर सिस्टम एलिमेंट्स के अंदर इस लाइब्रेरी को तलाश करने के बाद हमें ये कंपोनेंट एलिमेंट सारे हासिल हुए हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट जिस पे क्लिक किया जा रहा है 3 फेज़ पाई सेक्शन, इस पर आप राइट क्लिक करके इंटर कर दें तो ये आपकी ऐड टू दी विंडो में चला जाए। जैसे 3 फेज़ पैरेलल RLC है, इसे राइट क्लिक करके आप भेजेंगे तो ये आपकी फ़ाइल के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के अंदर हम आएंगे, जिसमें 3 फेज़ जैसे ऐड टू अनटाइटल फाइल में 3 फेज़ सोर्स को हम इंक्लूड कर देंगे। ऐड टू अनटाइटल फाइल में राइट क्लिक करके ऐड टू अनटाइटल करेंगे तो ये 3 फेज़ सोर्स उसमें इंक्लूड हो जाएगी। फर्दर मोड सिंक के ऑप्शन में जाएंगे, जो कि यहाँ पर सिंक का ऑप्शन है। यहाँ से हम सोर्स ऑफ दी स्कोप को लेंगे। स्कोप डिस्प्ले, स्कोप की जो ऑसिलोस्कोप की तरह होती है, डिस्प्ले के अंदर हमारे रियल टाइम मॉनिटरिंग पैरामीटर जिसमें वोल्टेज करंट आ जाते हैं, उन्हें हम लेते हैं। सोर्सेस में सिंक के अंदर से हमने ये 2 चीज़ें हासिल करी, जिसके अंदर डिस्प्ले और स्कोप थी। फर्दर मोर हम सोर्सेस में आए हैं। यहाँ पे सोर्स में आपको जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पे नज़र आई हैं अवेलेबल थी, और दीगर भी ऑप्शन हैं सिमुलिंक के अंदर। वैसे तो हम सिमस्केप पे काम कर रहे हैं, लेकिन सिमुलिंक के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जिस तरह यहाँ पे सर्चिंग ऑप्शन पे इन्होंने RMS लिखा है, तो RMS लिखने के बाद जैसे हम बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं ब्लॉक में, हमें वो नहीं मिल रही होती, तो उसके बाद RMS का एक ब्लॉक होता है, उसको अगर वो नहीं मिल रहा तो सर्चिंग ऑप्शन में RMS लिखेंगे। सर्च करने के बाद ये RMS हमें मिल जाएगा। इसको राइट क्लिक करके ऐड टू अनटाइटल कर देंगे तो ये आपकी फ़ाइल में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें सर्च आउट करते जा रहे हैं। फर्दर मोर गेन हमने लिखा है। अब गेन ढूंढना मुश्किल है हमारे लिए कि वो कहाँ अवेलेबल है, तो गेन लिखेंगे। गेन यहाँ पर आपके पास 3 तरह का अवेलेबल है। तो गेन यहाँ पर इस तरीके से ओपैम का गेन इस तरह होता है, इसको भी ऐड टू अनटाइटल कर लेंगे और इसको इंक्लूड कर लेंगे अपनी फ़ाइल में।
ये चीज़ करने के बाद हम डिस्प्ले को फर्दर मोर दोबारा से ऐड टू अनटाइटल करेंगे। अब ये फ़ाइल में हम अपनी आते हैं, ये फ़ाइल बैकएंड पे जो कि होगी, इसको हम नीचे से जाके ओपन करेंगे। तो ये जो ब्लॉक हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे ब्लॉक वन बाय वन इसमें मर्ज हो गए। तो इसको वन बाय वन उठा के हम अलग करते जाएंगे, जिस तरीके से अलग कर रहा है। डिस्प्ले को अलग कर लेंगे, गेन को अलग कर लेंगे, RMS को अलग कर लेंगे, और फर्दर मोर वन बाय वन ब्लॉक जो हैं वो हम सेपरेट करते जाएंगे। ये 1 to 1 आप उठा के भी रख सकते हैं, जस्ट जैसे लाइब्रेरी से आपने लिया उसको ला के यहाँ पर प्लेस कर लिया, लाइब्रेरी से लिए यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया, या फिर राइट क्लिक करके ऐड टू अनटाइटल फाइल में हम इंक्लूड कर लेंगे। जिस तरीके से हमने 3 फेज़ पाई सेक्शन लाइन को लिया है, 3 फेज़ वोल्टेज करंट मेजरमेंट को लिया, इस तरह के सारे पैरामीटर्स हमें हासिल हो जाएंगे। फर्दर मोर पाई सेक्शन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और इसको कॉपी करके पेस्ट करके 2 सेक्शन हमने हासिल कर लिए पाई सेक्शन के, जो कि ट्रांसमिशन लाइन की है। तो सबसे पहले हमारी जो है वो 3 फेज़ सोर्स कनेक्ट है यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ पे लिया है और इसको हमने उठाकर 3 फेज़ VI मेजर के अंदर क्लिक कर लिया है। ये लाइन टू लाइन क्लिक कर लेंगे और प्लेसमेंट और इन लाइन करने के लिए आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये बड़े और छोटे भी हो सकते हैं ब्लॉक। तो सबसे पहले 3 फेज़ सोर्स को हमने VI 3 फेज़ मेजरमेंट के साथ कनेक्ट किया है, एंड देन हमारी ये सोर्स जो है मेजरमेंट के बाद हासिल होगी 3 फेज़ पाई सेक्शन लाइन के। अब यहाँ देख रहे हैं आप 3 फेज़, क्योंकि डेल्टा में होती है तो A B C तीनों लाइन कनेक्ट होंगे और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c यहाँ से आउटपुट निकलेगा। तो फर्दर मोड इसे भी कनेक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि 3 फेज़ मेजरमेंट है। 3 फेज़ मेजरमेंट ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ABC की लाइन इन होती है और स्मॉल ABC की लाइन इससे आउट होती है, कैपिटल N है और स्मॉल आउट होती हैं, तो इसे मेजरमेंट कहा जाता है। मेजरमेंट के सेक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्दर मोर मज़ीद एलिमेंट्स कुछ हमारे रह गए हैं जिन्हें हम तलाश करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को हमने एलिमेंट से हासिल किया है, जिसमें 3 फेज़ आपकी इक्विपमेंट्स बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से हम 3 फेज़ फॉल्ट को राइट क्लिक करके ऐड टू अनटाइटल कर लेंगे, तो ये हमारी फ़ाइल में इंक्लूड हो जाएगा। तो फर्दर मोर ये फॉल्ट था हमारा, जिसको हम आर्टिफिशियली फॉल्ट क्रिएट करते हैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन में, उसको इंक्लूड यहाँ पे कर लेंगे। वो करने के बाद मैं ये बता रहा था कि मेजरमेंट के अंदर मेजर क्या करते हैं, वोल्टेज ऑफ ABC लाइन एंड करंट ऑफ ABC लाइन। इसीलिए वोल्टेज और करंट की जो 3 वैल्यूज़ इसमें हासिल होती हैं वो हमें मेजरमेंट लगाने का मकसद ये है कि हम इससे करंट और वोल्टेज को 3 फेज़ के हासिल कर लें। फर्दर मोर पाई सेक्शन लगाने के बाद पाई सेक्शन को हम यहाँ से यहाँ इंक्लूड भी करेंगे, क्योंकि हम बाज़ औक़ात मीडियम शॉर्ट और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को इंक्लूड कर रहे होते हैं, और हम दूसरे सिनेरियो में ये करते हैं कि पाई सेक्शन टू पाई सेक्शन के दरमियान ट्रांसमिशन लाइन के ये 3 फॉल्ट आर्टिफिशियली फॉल्ट क्रिएशन को हम ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह इंक्लूड कर सकते हैं कि एक ट्रांसमिशन लाइन के इन बिटवीन फॉल्ट अकर हुआ है ABC का। फर्दर मोर ये कनेक्ट करने के बाद जो दीगर पैरामीटर हैं हमारे, उन्हें इनलाइन करेंगे। तो यहाँ पे आखिर में हमने 3 फेज़ पाई सेक्शन डिस्कस किया, 3 फेज़ फॉल्ट को यहाँ पर इनलाइन किया, उसके बाद 3 फेज़ पैरेलल RC को यहाँ पे हम अब कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वो 50 हर्ट्ज़ रखेंगे, नॉमिनल वोल्टेज जो है 1000 वोल्ट है, इसकी एक्टिव पावर 10 किलो है, रिएक्टिव जो है वो 100 और कैपेसिटिव जो रिएक्टिव है वो 0 है। ये अप्लाई करके ओके करने के बाद ये 3 फेज़ पैरेलल RC लोड को हम यहाँ पर कैलिब्रेट कर लेंगे। ये कैलिब्रेशन के साथ साथ ही इन हर एक इक्विपमेंट की फ्रीक्वेंसी बाय डिफ़ॉल्ट 60 होती है, जिसको 50 रखना ज़रूरी है। तो हर एक को डबल क्लिक करके आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को इनलाइन टू 50 हर्ट्ज़ रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने कनेक्ट कर लिए 3 फेज़ RLC लोड। तो जो आपके रेजिस्टिव कैपेसिटिव रिएक्टिव लोड आपने कनेक्ट कर लिया। कैपेसिटिव लोड को कैपेसिटिव हमने देखा होगा उसको 0 कर दिया, तो हमने कैपेसिटिव को 0 करने के बाद सिर्फ R और L रखा हुआ है। तो कैपेसिटिव लोड हमारा 0 है इसके अंदर। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे मेजरमेंट के साथ इन्हें इनलाइन करना होगा। मेजरमेंट के सामने मेजरमेंट के अंदर जो हमारे वोल्टेज ऑफ ABC लाइन और करंट ऑफ ABC लाइन है वो यहाँ पे दिखाने होंगे। अब मसला ये है कि ये 3 होते हैं, जबकि स्कोप के अंदर एक्सिस 1 होता है। तो हम यहाँ पर आगे सेटिंग में इसके एक्सिस को 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक जो एक्सिस है वो करंट का दिखाना है और एक्सिस जो है वो वोल्टेज का दिखाना है। तो इसीलिए हमने जो एक्सिस थे इसके
दो बनाएं ताकि एक पे मेजरमेंट आ सके वोल्टेज की और एक पे मेजरमेंट आ सके करंट की। तो ये इस तरह हमने हासिल कर लिया है। फर्दर मोर आपने देखा होगा कंटिन्यूस पावर GUI, ये बहुत सारी सिमुलेशन में हमने इंक्लूड करना होता है, और मैंने शुरू की लैब्स में भी बताया था कि पावर GUI को इंक्लूड करना उसमें ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पे मक्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मक्स जैसे आप सर्च ऑप्शन में लिखेंगे तो कॉमनली यूज़ ब्लॉक्स में मक्स आपको मिल जाएगा। मक्स डी मक्स बहुत सारे होते हैं, तो मक्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि आपकी इनकमिंग एक होती है और लेकिन आउटगोइंग दो निकल रही होती हैं, और इसको आप डबल क्लिक करके इनकमिंग एक और आउटगोइंग 3, 4, 5, 6 भी बढ़ा सकते हैं। ये कॉमन सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है कि इसके दो ऑप्शन को 3, 4 कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया भी कि इसने 3 कर दिया, तो अब देखें 1, 2 और 3 हो गया है। ये चीज़ करने के बाद अच्छा ये क्यों किया है हमने, अगर ये लाइन आप देखें तो करंट जो है आपका IABC होता है, यानी A, B और C फेस का 3 करंट होंगे। तो 3 करंट को दिखाने के लिए आपके 3 RMS और 3 डिस्प्ले होंगे। तो इसीलिए एक करंट जब यहाँ से एक लाइन में आएगा सिंगल लाइन में, तो वो एक RMS में यहाँ पे इंक्लूड होगा, दूसरे RMS में यहाँ इंक्लूड होगा, और तीसरे RMS में यहाँ इंक्लूड होगा। तो आपकी लाइन जो है, क्योंकि वो फेज़ वोल्टेज होते हैं उन्हें वो पीक वोल्टेज होते हैं, उन्हें RMS में कन्वर्ट करके भी देखा जा सकता है, और अगर आप RMS के ब्लॉक के बगैर देखेंगे तो वो आपको पीक वोल्टेज नज़र आएंगे। तो हमने जो मक्सिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया था उसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो ये तीनों लाइन यहाँ पे क्लिक करने के बाद इनकमिंग है कि, और लेकिन आउटगोइंग यहाँ पे 3 निकली है, इस क्योंकि 3 फेज़ के 3 करंट हैं, A, B और C। यहाँ तीनों RMS करंट देने के बाद अब इन करंट्स को हम देखना भी चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्प्ले कितने होंगे हमारे, 3 डिस्प्ले होंगे। पहला डिस्प्ले इसके लिए, दूसरा डिस्प्ले इसके लिए, और तीसरा डिस्प्ले इसके लिए। तो अब तीसरा डिस्प्ले क्योंकि कम है, तो उसको ये हासिल करने के लिए कॉपी पेस्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पर ये 3 डिस्प्ले मिल जाएंगे। अब इन 3 डिस्प्ले को RMS के साथ 1 बाय 1 कनेक्ट करेंगे। अगर आप RMS के बगैर कनेक्ट कर लेंगे तो आपको पीक वोल्टेज मिलेंगे, लाइन के पीक वोल्टेज मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए सिंपल RMS करंट। और यही सिनेरियो वोल्टेज के लिए भी हो सकता है कि आप यहाँ से एक मक्स या आई थिंक डी मक्स था, वो डी मक्स को लेंगे आप। डी मक्स से आप यहाँ पर RMS के 3 वोल्टेज को डिसाइड करेंगे और उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो फर्दर मोर एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है कि आप अगर RMS के वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो डिस्प्ले के साथ ही साथ, डिस्प्ले तो यहाँ से हो ही रहा होगा, लेकिन 3 गेन भी ले सकते हैं, गेन 1 और गेन 2। 3 गेन आप लेंगे जिन्हें आप RMS के साथ कनेक्ट करके यहाँ ले सकते हैं। गेन का मकसद ये होता है कि अगर आपको एक वोल्टेज मिसाल के तौर पर 10 मिल रहे हैं और आपने यहाँ 10 लिख दिया, तो 10 100 होके वो आपको गेन के बाद मिलेंगे। तो गेन का बेसिक मकसद यही होता है कि आपकी अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो उसको बड़ा करके दिखाने के लिए आप इस तरह उसे हासिल कर लेते हैं। अब हमारे जो डिस्प्ले हैं, ऑब्वियसली गेन भी कहीं पे डिस्प्ले होगा, RMS के बाद ही डिस्प्ले होगा रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू पे। अच्छा, ये जो मॉडल है ये पूरा एक साथ सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल A, और फिर आप उसको लेफ़्ट एरो की या राइट एरो की से आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। इसी तरीके से गेन के जो डिस्प्ले हैं वो हमें 3 दिखाने हैं, गेन 1, गेन 2, गेन 3 के लिए, तो 3 डिस्प्ले यहाँ पर आएंगे, तो 1 बाय 1 यहाँ पर कनेक्ट होंगे। ये याद रहे कि हम कर रहे हैं आर्टिफिशियली फॉल्ट क्रिएशन इन आवर ट्रांसमिशन लाइन, जो कि इसको हम फर्दर कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन फॉल्ट अकरेंस का जो इम्पैक्ट है वो हमारी वेव के ऊपर, पैरामीटर के ऊपर क्या आएगा ये भी हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो नॉर्मल डिस्प्ले RMS का और विद गेन डिस्प्ले के साथ हम RMS का देखेंगे। अब इन गेन को हम 1 बाय 1 चेंज कर सकते हैं। अच्छा, 1 गेन का मतलब जो इनपुट यहाँ आ रहा होगा आउटपुट भी वही आएगा, तो ये गेन हमें चेंज करना होगा। इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए फर्दर मोर आगे हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर कोई किसी का सवाल हो तो आप मेरे मेल एड्रेस पे मुझसे पूछ सकते हैं adilkhanwagison@gmail.com पे। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी 3 फेज़ सोर्स को डबल क्लिक किया हमने यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था कि हर एक की बाय डिफ़ॉल्ट फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ होती है, जैसे हमें 50 हर्ट्ज़ करना होगा। बाकी के पैरामीटर 25 किलो के वोल्टेज यहाँ RMS के हैं, फेज़ शिफ्ट कुछ नहीं है। और अगर आप यहाँ देखें तो बाकी दीगर पैरामीटर भी यहाँ पर हैं। ये जो फेज़ एंगल शिफ्ट है वो कोई भी नहीं है, 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है, 25 किलो के वोल्टेजेस हैं, इंटरनल कंडक्शन
वाई टू ग्राउंड है ये इंटरनल कनेक्शन इसका, और स्पेसिफाइड इंडिपेंडेंस शॉर्ट लेवल, उसके बाद जो 3 फेज़ शॉर्ट सर्किट लेवल की जो बेस वैल्यू है वो 100 मेगा है, 100 मेगा, दैट मीन्स 0.1 गीगा, लेकिन उसे हम महंगा में ही लेते हैं। तो क्योंकि ये हाई वोल्टेज सोर्स है तो इसके लिए शॉर्ट सर्किट की जो कैपेसिटी है वो वोल्टेज पावर वोल्टेज एम्पेयर यानी कि रियल पावर के अंदर वो 100 मेगा वाट है, और बेस वोल्टेज जो RMS फेस टू फेज़ है वो आपके 25 किलो है, जो कि ऊपर भी थे। फर्दर मोर रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो रेशो है वो 7 है यहाँ पे। ये चीज़ करने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद 3 फेज़ सोर्स को राइट क्लिक करके हमने कॉन्फ़िगर किया, फ्रीक्वेंसी सेम करी और ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम 3 फेज़ VI मेजरमेंट के ऊपर आते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे फेज़ टू ग्राउंड है, यहाँ पे पैरामीटर्स और दीगर पैरामीटर्स हैं। इनमें फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है तो उसको हम छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है उसको वैसे ही रहने देंगे। तो फर्दर मोर यहाँ की फ्रीक्वेंसी जो पाई सेक्शन के ब्लॉक की इसे भी हमें 50 हर्ट्ज़ करनी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर कहीं पर भी आपने 60 छोड़ दी, कहीं 50-60 हो गई तो फिर वो बेहतर नहीं होगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ लोड यूटिलाइजेशन तक फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज़ ही होनी चाहिए। तो पाई सेक्शन की जिस तरीके से हमने यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ करी है, इसे भी 50 हर्ट्ज़ करेंगे और लोड को 50 हर्ट्ज़ करेंगे। मेजरमेंट के अंदर तो नहीं थी ये, और यहाँ पर सोर्स के अंदर भी उसे 50 हर्ट्ज़ करेंगे। तो फर्दर मोर जिस तरह मैंने बताया था कि ये पूरा का पूरा हिस्सा आप करंट के लिए करा है जैसे आपने, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा ये इस जगह पे जो खाली है वो वोल्टेज के लिए भी कर सकते हैं। RMS वोल्टेज और उसके डिस्प्ले और गेन को आप वेरी करके यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो फर्दर मोर अभी हमने स्कोप को कॉपी करके 2 जगह पे पेस्ट किया है, और यहाँ पर स्कोप के एक्सिस को जाके यहाँ पे हम चेंज करेंगे, जो कि 1 है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, इसे हम चेंज करके 2 रख लेंगे। तो एक्सिस जो होंगे आपके स्कोप के वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बजाय 1 के, क्योंकि अमूमन हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीपल हैं, डबल हैं, तो इसीलिए हम उसको 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप 3-4 में भी कर सकते हो तो मल्टीपल एक्सेस की विंडोज़ बन जाएंगी। और यहाँ पर भी सेकंड स्कोप को हमने डबल पे करने के बाद आगे कंटिन्यू किया। तो ये जो स्कोप आपको नज़र आ रही हैं 2 और 3, तो इनके ऊपर हम आगे अब डिस्कस करेंगे। और स्कोप पे सेट करने के बाद हम फॉल्ट के ऊपर आते हैं। फॉल्ट हम इसको समझने की ज़रूरत है कि फ़ॉल्ट हमारा किस नेचर का। देखें, फ़ॉल्ट हम A फेज़ में लेना चाहते हैं, B फेज़ में लेना चाहते हैं या C फेज़ में लेना चाहते हैं। फ़ॉल्ट के दौरान उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, क्या ग्राउंड फॉल्ट होगा नहीं होगा, वो मतलब फॉल्ट टू ग्राउंड हो जाए, मतलब फेज़ टू ग्राउंड अगर चाहते हैं आप, यानी तीनों फेज़ भी मिल जाए और ग्राउंड भी मिल जाए, तो ये फॉल्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो फिर इसके स्पेक्स के लिए आपको सबके ऊपर चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ C का फॉल्ट चाहते हैं और ग्राउंड का चाहते हैं, या तो सिर्फ C का चाहते हैं, तो फिर वो एक करके बाकी को ऑब्ज़र्व करेंगे। तो एक वक्त में कोशिश करें कि एक फॉल्ट को ऑब्ज़र्व करें, और फिर अगले स्टेप के अंदर जब आप 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लें तो फिर एक साथ 2 फेजेस को फॉल्ट अगर करके करें, फिर एक साथ 3 फॉल्ट को क्रिएट करके करें, और फिर एक साथ 3 फेजेस को ग्राउंड के साथ फॉल्ट आर्टिफिशियली क्रिएट करके आगे चलाएं। तो इस तरीके से आपकी जो दीगर फॉल्ट क्रिएशन है वो आगे चलेगी। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो फॉल्ट है इसकी ट्रांसमिशन टाइम भी होता है, ट्रांसमिशन टाइम जो कि फॉल्ट का होता है। तो ट्रांजिशन टाइम मतलब कितनी देर के लिए आप उसे रखना चाहते हैं। जैसे ये ट्रांजिशन स्टेटस है कि आप वो फॉल्ट रखना ही चाहते हैं। अब ये फॉल्ट वो ट्रांजिशन मतलब एकदम आए फिर कम हो, फिर एकदम आए फिर एकदम कम हो, तो ट्रांजिशन का ये मतलब होता है। तो अब इस ट्रांजिशन का मतलब ये रखना चाहते हैं कि फॉल्ट रहे कंटिन्यूसली। तो इस पर्पस के लिए आप ट्रांजिशन स्टेटस को 1 रखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि फॉल्ट एकदम अकर होकर ख़त्म हो जाए तो उसे 0 रख लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉल्ट 1 0 1 0 1 0 जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो फॉल्ट की ट्रांजिशन जो है वो जो ट्रांजिशन फॉल्ट की है, फॉल्ट ज़्यादा फॉल्ट कम, फॉल्ट ज़्यादा फॉल्ट कम, ये जो आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं कि इसकी सूरत हाल क्या बन सकती होगी, तो उसको यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ट्रांजिशन का जो टाइम है जैसे 50/5/50 और 5/50, ये भी आप चेंज कर सकते हैं कि 2 हिस्सों में, लेकिन यहाँ एक ही है तो मेरे ख्याल में यहाँ पर एक ही होना चाहिए, 2 चीज़ें तो नहीं होंगी होपफुली। तो ये चेंज भी कर सकते हैं आप कि एक ट्रांजिशन का जो हिस्सा 5/50 है, 25/50 है, तो आप जब इसको गलत इंटर करेंगे तो वो बता देगा कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक ट्रांजिशन का सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट है, तो यहाँ 2 लिखे हुए हैं, तो होपफुली यहाँ पर ये 5/50 ही होना चाहिए, यानी
50 साइकिल के 5वें हिस्से में साइकिल आपका सिर्फ अकर होगा। तो फॉल्ट के अंदर ये स्पेक्स आप करने के बाद आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो फॉल्ट के इस स्टेटस को आप आगे चलाने के बाद जब फॉल्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके बाद जो हिस्से होंगे उसे आप आगे बढ़ाएंगे कि फॉल्ट जब क्रिएट करने के बाद इन RMS की वैल्यूज़ के ऊपर, डिस्प्ले की वैल्यूज़ के ऊपर और विद गेन की वैल्यूज़ के ऊपर क्या वेरिएशन आ रही है। तो फॉल्ट क्रिएट करने के बाद आप इसको यहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं। तो फर्दर मोर यहाँ पे स्कोप के हमने 3 हिस्से बना लिए हैं ताकि हम 3 फेज़ की वेव्स को एक साथ मेजर कर सकें। समझ रहे हैं? 3 फेज़ की वेव्स को, मतलब ये है कि जब ट्रांसमिशन लाइन के सिनेरियो में फॉल्ट अकर होगा तो मेजरमेंट के वोल्टेज और करंट के अंदर, ख़ास तौर पे करंट के अंदर जो ट्रांजिशन आती है, क्योंकि जब फॉल्ट अकर होता है तो आपका फॉल्ट किस सूरत में आता है? शॉर्ट सर्किट करंट के नतीजे में। तो शॉर्ट सर्किट करंट के नतीजे में जो फॉल्ट आता है उसमें आपकी करंट की वेव के अंदर उसको बेहतर नज़र दिखाया जा सकता है। तो अब गेन के ऊपर आते हैं। तो पहला गेन जो हमारा है इसको 1.412 कर दिया हमने, पहला गेन। दूसरा गेन जो है इसकी जो एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू है उसको भी चेंज करेंगे। इसके हम देखना चाहते हैं डिस्प्ले को 1.412 के हिसाब से। तीसरे गेन को भी हम तब्दील करेंगे जिसको हम आगे फर्दर मोड देखना चाहते हैं। अच्छा जी, तीसरे गेन को हमने यहाँ पर जो तब्दील किया है वो तीसरे गेन की वैल्यू 1.412 रख देंगे। ये गेन को रखने के बाद फिर हम आएंगे जो हमारा पाई सेक्शन है, जो कि हमारा सेकंड पाई सेक्शन और फर्स्ट पाई सेक्शन के अंदर हम आए हैं और इसमें फ्रिक्वेंसी 50 रखी है। लाइन लेंथ किलोमीटर में, जो कि 30 किलोमीटर, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ भी बहुत मैटर करती है फॉल्ट के लिहाज से, मेजरमेंट और दीगर एस्पेक्ट्स के लिहाज से। तो एक ट्रांसमिशन लाइन के पाई सेक्शन में 30 किलोमीटर हमने लेंथ रखी। दूसरे पाई सेक्शन के अंदर जो लेंथ हमने रखी है वो 270 रखी है। और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी जो कि हमने चेंज नहीं की थी वो 50 हर्ट्ज़ रख देंगे पाई सेक्शन की फ्रिक्वेंसी। ये चीज़ करने के बाद हम आगे चलेंगे लेके इसे कि फॉल्ट के सिनेरियो के अंदर पाई सेक्शन के बाद हम फॉल्ट सेक्शन की जो कि कैटेगरी हमने सिर्फ यहाँ पर ए फॉल्ट को रखा हुआ है और ग्राउंड फॉल्ट, यानी ए फॉल्ट ग्राउंड फॉल्ट से ए का फेस ग्राउंड से टच हुआ हुआ, तो अब फॉल्ट की नेचर क्या होगी। ये चीज़ करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे रन करेंगे। तो रन का ऑप्शन आप देख रहे होंगे, या ग्रीन कलर का इसे रन करते हैं। जब रन करने के बाद जो दीगर जो लोडिंग है आप देख रहे होंगे, कंपाइलिंग की तरफ बॉटम के अंदर कंपाइलिंग लोड हो रही है और वो कितने % वो कंपाइल हो चुकी है सिमुलेशन, क्योंकि सिमुलेशन जितनी बड़ी होगी उसको कंपाइल में उतना टाइम लगेगा। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये वाला हिस्सा आप जिस तरह करंट के लिए आपने बनाया है, वोल्टेज के लिए भी यहाँ बना सकते हैं। होपफुली ये आपका प्रैक्टिस टास्क होगा कि ये पूरी सिमुलेशन करने का आप प्रैक्टिस के तौर पर से कर सकते हैं। अच्छा, इसको रन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पैरामीटर्स वेरी कर रहे होंगे, क्योंकि फॉल्ट अकर हो गया है और वो ट्रांजिशन से फॉल्ट अकर हो रहा है, तो वैल्यूज़ ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही हैं। तो रन करने के बाद आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो फर्दर मोर इसे आप स्टॉप कर देंगे और स्टॉप करने के बाद एनालिसिस के ऊपर आप आके मॉडल एडवाइज़र और दीगर ये चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं इन्हें देख रहे होंगे आप। मॉडल कॉन्फ़िगर के ऊपर हम आते हैं। तो ये जो आपने मॉडल बनाया है इसे कॉन्फ़िगर किया जा रहा है, तो ऑप्टिमाइजेशन और इसको फास्ट बनाना, जल्दी से इसे एक्सेस कर लेना। तो ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें सिमुलेशन टाइम जो आपका है उसको आप तब्दील करेंगे। जिस तरीके से मैं दोबारा आपको ये रिपीट करके दिखा देता हूँ। सिमुलेशन टाइम जो आप रखेंगे तो आप यहाँ पे आके ये लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है उसे सेट करने के बाद अप्लाई एंड ओके कर लेंगे। तो ये बाद का सिमुलेशन के रन टाइम को हमें रन करना होता है और वो सेट पैरामीटर के हिसाब से ऑब्जर्व नहीं हो रहा होता, तो उसे हम इस तरीके से करते हैं। सिमुलेशन रन हो रही है 95% तक होने के बाद अब आप यहाँ पर स्कोप पे क्लिक करेंगे। स्कोप पे क्लिक करने के बाद आपको इसे नॉर्मलाइज़ करना है, तो ऊपर वाले ऑप्शन पे जाके नॉर्मलाइज़ करेंगे। तो नॉर्मलाइज़ करने के बाद ये कंटिन्यूशन में बहुत फास्ट चल रहा है, तो इसके टाइम को हम अब स्लो करेंगे। तो ये टाइम जो है हमने
0.03 रखा है, 0.03 सेकेंड्स, यानी इतने सेकंड के लिए हम सिर्फ इसे चला रहे हैं, 0.03 सेकेंड्स के लिए इसे रन करेंगे। अब जाके स्कोप के ऊपर देखेंगे और यहाँ पर वेव को नॉर्मलाइज करेंगे, तो ये वेव आपको इस तरीके से नज़र आ रही है वेव। तो नॉर्मलाइज वेव इस तरीके से आपको ये नज़र आ रही है। अच्छा, अभी जो हमने वेव ऑब्ज़र्व की थी वो हमारी सिंपल ये वाली स्कोप के ऊपर थी, इधर वोल्टेज और करंट की वेव आई थी। पहली वेव वोल्टेज की थी और नीचे वाली बॉटम वाली करंट की थी। अब हम इस स्कोप को रन कर रहे हैं। इस स्कोप को रन करेंगे तो यहाँ पर इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे, ये हम कर चुके हैं। ऊपर वाली वेव जो है आपकी ये वोल्टेज की है, ये वाली आपकी करंट की वेव है। ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, करंट वोल्टेज के मुकाबले में मुख्तलिफ होता है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होता है। तो अब हम इसको क्लिक करेंगे जो कि हमारी 3 फेज़ करंट की वेव है। तो इसको नॉर्मलाइज करने के बाद पहला करंट, दूसरा करंट, तीसरा करंट आपके पास आया था, क्योंकि 3 करंट डिस्प्ले यहाँ पर होंगे और उन्हीं करंट की RMS वैल्यू की यहाँ पे रियल वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पर स्कोप पे हम उसकी वेव देखते हैं और यहाँ पर इसकी सिमुलेशन नंबर देखते हैं। ये चीज़ करने के बाद अब हम स्कोप के ऊपर अगेन आगे बढ़ेंगे और स्कोप पे आगे बढ़ने के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे होंगे डिस्प्ले के ऊपर आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, वो वैल्यूज़ जो कि पहले करंट की, दूसरे करंट की, तीसरे करंट की आ रही हैं। ये वो वेव हैं करंट की जब हमने फॉल्ट क्रिएट किया हुआ है, फेज़ ए और ग्राउंड का फॉल्ट, तो उस वक्त वेव की नेचर ये आ रही है। तो फर्दर मोर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली आप ये देख रहे होंगे कि 3 फेज़ सोर्स है यहाँ पर। इस सोर्स के अंदर जो स्पेक्स हमने फर्दर मोड दिए हुए हैं तो वो चेंजेबल कुछ है नहीं। तो आप फॉल्ट के ऊपर आते हैं और फॉल्ट की जो नेचर है उसके ऊपर हम चेंजेस करेंगे थोड़ी। तो ये जो फॉल्ट की नेचर है वो 50 के साइकिल के हिसाब से 20 बाय ट्रांजिशन करना चाहते हैं, यानी जो 1 सेकंड में 50 साइकिल गुजरेंगे उसमें से 20 साइकिल के अंदर फॉल्ट अकर होना चाहिए। तो सिस्टम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 50 साइकिल में से 10 साइकिल में फॉल्ट अकर हो जाए तो ये भी सिस्टम को एक्सेप्टेबल नहीं है। 50 साइकिल एक 50 हर्ट्ज़ के हिसाब से 50 साइकिल के हिसाब से 10 साइकिल्स के अंदर जो ट्रांजिशन का फॉल्ट अकरेंस है वो प्रोड्यूस होने की बात हो रही है, लेकिन सिस्टम को वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा जी, तो फॉल्ट की अकरेंस को 0 करके इन्होंने आगे बढ़ाया है, तो वो 10/50 किया है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा सिस्टम को। तो ये वो सेटिंग पैरामीटर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम बार बार ऐसे सेट करते हैं लेकिन वो सेट नहीं हो पाते। अब 5 साइकिल्स 50 के हिसाब से होंगे तो उसको भी सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने प्रीवियस वैल्यू के ऊपर बंद कर दिया। तो फर्दर मोर हम यहाँ पर सिमुलेशन को रन करने के बाद तीनों वेव के ऊपर आते हैं जो हमारी करंट की वेव है। तो पहली करंट की वेव, दूसरी करंट की वेव और तीसरी करंट की वेव्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर जो सिमुलेशन रन टाइम है, सिमुलेशन रन करने का, वो पहले हमने 0.03 रखा था, अब 0.3 रखा है। तो इतने टाइम के लिए अब हम इस फॉल्ट को रन करेंगे तो ये फॉल्ट अब नॉर्मलाइज में अकर हो जाएगा। अच्छा जी, मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को। ये फॉल्ट उसने अकर किया। अच्छा, हम ये सब कर क्यों रहे थे? उसकी वजह यह है कि जो पहले सिनेरियो में फॉल्ट अकर हो रहा था वो फॉल्ट सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो रन टाइम कितने साइकिल के कितने हिस्से में वो फॉल्ट अकर होगा वो चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। तो अब हमने करा ये कि 0.3 के सिमुलेशन रन टाइम पे उसे रन किया है, तो अभी हमें फॉल्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखें, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ये करंट की वेव फॉर्म है। सिंपल यहाँ पे वेव सिंपल सिस्टम आपका चल रहा था, लेकिन इस हिस्से में आके फॉल्ट की अकरेंस हो गई, यहाँ पे फॉल्ट अकर हुआ है। तो देखें, जितने भी साइकिल्स थे 3 फेज़ के, हर एक में तब्दीली आ गई है, हर एक चीज़ बिगड़ गई है साइकिल के हिसाब से। वो ऊपर और नीचे, नीचे ऊपर हो गए। ये फॉल्ट की अकरेंस की ड्यूरेशन में वोल्टेज की वेव फॉर्म 3 फेज़ के अंदर ये सूरत हाल हो जाती है। फर्दर मोर अगर आप ये देखें तो करंट जो है इस नेचर में जा रहा है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होता है, करंट कम होता है।
तो करंट की वेव फॉर्म कम है। लेकिन जैसे ही इस नेचर में फॉल्ट अकर हुआ तो जिस तरह वोल्टेज में बिगाड़ हो गया था, करंट में बिगाड़ इस तरह होता है कि करंट की जो वेव होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। 3 वेव होती हैं, 3 वेव, एक पर्पल है, एक ये लाइट स्काई ब्लू है और एक येलो है। तो ये एकदम वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के बढ़ गए। अच्छा, ये कौन सी शॉर्ट सर्किट के बढ़े? हमने ए फेज़ को ग्राउंड से टच किया था तो ये ए फॉल्ट दिखा रहा है क्यों, और बाकी जो दो हैं वो पर्पल और ये स्काई ब्लू, ये बिल्कुल सेम चल रहे हैं पूरे के पूरे सिस्टम में। तो फॉल्ट अगर सिर्फ ए के फेज़ में हुआ है तो इसकी आप ड्यूरेशन देखें, ये पूरा का पूरा फॉल्ट की कंडीशन को यहाँ पे दिखा रहा है। सो ये फॉल्ट की अकरेंस होती है जब सिस्टम में उसको इंक्लूड किया जाता है आर्टिफिशियली, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ही हो। अब यही तरीका है। अब आप यहाँ देखें, ए के अंदर फॉल्ट अगर हुआ तो ए के अंदर वो बिगाड़ पैदा हो गया, वरना जो वेव फॉर्म थी वो बिल्कुल सिंपल जा रही थी। अगर दोबारा देखें आप तो जो वेव है नॉर्मलाइज करने के बाद ये वेव बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ आके वेव की अकरेंस तब्दील हो गई, बाकी जगह पर वो चीज़ सेम है। अच्छा, अब जो फॉल्ट है, हम फॉल्ट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, अब ए और बी और ग्राउंड एक साथ फॉल्ट अकर होगा। तो अब अगर आप इसको सिमुलेट करके रन करेंगे 0.3 सेकंड के ऊपर, तो आपको वेव फॉर्म यहाँ पे आके देखें तो दो फेज़ में फॉल्ट अकर आएगा, एक ए में और एक बी में। सी सिंपल होगा आपका, ठीक है, सी में तब्दीली कोई नहीं होगी। नॉर्मलाइज करने के बाद देखें दोनों के अंदर फॉल्ट अकरेंस की सूरत हाल हो गई, और इसमें भी तब्दीली हुई है क्योंकि तीसरे वाला था हमारा। तीसरे वाली वेव में भी एक, उन दोनों के एसपीयू के सिस्टम तो एक ही होता है, तीसरे फेज़ में थोड़ी बिगाड़ होती है लेकिन वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। लेकिन ये दोनों जो हैं ए और बी में फॉल्ट अकर हो गया। अब ये फॉल्ट की जो नेचर है वो हम तीसरे के अंदर भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ग्राउंड के साथ प्लेट से, या फिर ग्राउंड हटा देंगे तो उसकी स्पेक्स तब्दील हो जाएंगी। ये चीज़ करने के बाद अब फॉल्ट ग्राउंड से हटाकर ए और बी पे ही सिर्फ कनेक्ट है। तो इसे रन करने के बाद अब दोबारा जब आप देखेंगे नॉर्मलाइज करने के बाद, तो सिस्टम कुछ इस तरह नज़र आएगा, ये ऊपर चला गया और ये ऐसा रिवर्ट होके नीचे हो गया। अच्छा, इस चीज़ को करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और पाई सेक्शन के अंदर जो लेंथ है वो 30 किलोमीटर से तब्दील करके 60 किलोमीटर सेट, 60 किलोमीटर या 240 किलोमीटर, क्योंकि पहले वाली दूसरे की हमने जो लेंथ रखी वो 270 किलोमीटर थी और पहले की जो लेंथ है वो 240 किलोमीटर रखती है। तो बहरहाल लेंथ भी तब्दील करी है, फॉल्ट की नेचर भी तब्दील करी है। इसे मल्टीपल ट्रायल, हिडन ट्रायल मेथड के ऊपर आप करके देख सकते हैं। अब जब लेंथ बढ़ गई तो देखें वेव भी छोटी हो गई। तो ये सिनेरियोज़ हैं कि लेंथ का भी इम्पैक्ट होता है फॉल्ट के ऊपर, फॉल्ट की नेचर के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट होता है फॉल्ट के ऊपर। तो अब इन्होंने ए, बी और सी तीनों के अंदर फॉल्ट अगर कर लिया, लेकिन ग्राउंड अर्थ फॉल्ट नहीं किया हुआ, सिर्फ ए बी सी के अंदर फॉल्ट अगर किया है। अब तीनों के अंदर जो फॉल्ट अगर करने के बाद 0.3 सेकंड की सिमुलेशन के ऊपर इसे हम रन करेंगे तो ए, बी और सी तीनों फेजेस की करंट की वेव के अंदर ये सूरत हाल तब्दील होगी। ये ए फेज़ है, ये बी फेज़ है, ये सी फेज़ है। इन तीनों के अंदर ये फेज़ का जो करंट है, ये करंट आपका छोटा था, बढ़ गया। बढ़ा क्यों? क्योंकि करंट आपका नॉमिनल से शॉर्ट सर्किट करंट हो जाता है। तो नॉमिनल करंट अगर आपका 150 एम्पेयर है, 200 एम्पेयर है, तो शॉर्ट सर्किट में वो 1000 एम्पेयर हो जाता है, इसीलिए वो वेव बढ़ जाती है शॉर्ट सर्किट के नतीजे में। फर्दर मोर आप इसे क्लिक करके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, और सिमुलेशन जब आप इसका प्रिंट ले रहे होंगे तो इसका बैकग्राउंड लाजमी चेंज करिएगा, क्योंकि ताकि वो ब्लैक कार्टेज को बिल्कुल ब्लैक आउट करके ना निकाले। तो ये पहले फेजेस की आप जो नेचर को देखें तो ये ए फेज़ है, बी फेज़ और सी फेज़ के अंदर हमने आर्टिफिशियली फॉल्ट क्रिएट करके इसे देखा। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और इस वेव का पर्टिकुलर ये स्टाइल वाइज भी आप चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ये भी आपके हाथ में होता है लेवल्स के हिसाब से। तो यहाँ ये जो सिमुलेशन है इसमें हमने ये चीज़ सीखी है आज की सिमुलेशन में कि किस तरीके से एक बैलेंस सिस्टम के अंदर आप फॉल्ट अकर कर सकते हैं। तो ये फॉल्ट आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है और ये फॉल्ट आर्टिफिशियली क्रिएट करने के बाद इनकी वेव फॉर्म में सही मायनों में इसे हम देख सकते हैं, और ये वेव फॉर्म करंट के अंदर हम देख सकते हैं। वोल्टेज के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या है ये आप लोग खुद ज़रा, ये टास्क है आप लोगों का कि वही सिनेरियो पूरा जो राइट साइड पे हमने करंट के लिए किया था, जिसमें हमने वेव फॉर्म और एवरेज गेन वैल्यूज़, आरएमएस वैल्यू जो कि करंट के लिए निकाली थी, ये वोल्टेज के लिए भी आपको अपने टास्क के लिए इसमें करनी होगी। तो होपफुली सिमुलेशन वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ तक कोई किसी का सवाल हो तो आप लोग फील फ्री टू आस्क ऑन माई ईमेल एड्रेस adilkhanpakistan@gmail.com, और आकिब के ज़रिए भी, जो कि हमारे CR उनके ज़रिए अपना सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। और आज की लैब के लिए इतना ही रखते हैं। इस दुआ के साथ आज की सिमुलेशन को एंड करते हैं कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह।